amount of substance at boiling point and lesser amount at the room temperature. क्रिस्टलाइजेशन का बुनियादी असूल हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि ठंडे सॉल्वेंट में कंपाउंड कम हल्के और गर्म करने पे ज्यादा हल्के, लार्जर अमाउंट एट बॉइलिंग पॉइंट एंड लेसर अमाउंट at room temperature. Repeated solvent extractions using small portion of solvent are more efficient than using a single extraction with larger volume of solvent. थोड़ा थोड़ा सा सॉल्वेंट 3, 4, 5 दफा आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर अंदाज में एक्सट्रैक्शन की जा सकेगी, बजाय ये कि आप सारा सॉल्वेंट एक ही दफा डाल। स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेवरल टाइम यूज करना बेहतर रहता है, ज्यादा बेहतर एक्सट्रैक्शन होती है, बजाय ये कि सारा सॉल्वेंट एक ही दफा डाल दें। फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सेकंड में स्प्लैशिंग, थर्ड स्पेस में आना इंक्रीज, फोर्थ में लार्जर अमाउंट और उसी फोर्थ की सेकंड फिल इन द ब्लैंक में लेसर अमाउंट और फिफ्थ में मोर एफिशिएंट। ट्रू फॉल्स, ये भी इस तरह पेपर में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अपना नॉलेज असेस करने के लिए इसको अटेम्प्ट करना बेहतर होगा। A qualitative analysis involves the identification of elements present in the compound. ये ट्रू है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम नेचर मालूम करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। If the process of filtration is to run smoothly, the stem of the funnel should remain empty. ये false है। अगर फिल्ट्रेशन स्मूथ तरीके से हो रही हो तो जब तक ऊपर कोनिकल पोर्शन में लिक्विड, स्टेम ऑफ फनल में भी लिक्विड मौजूद होना चाहिए। ये निशानी होगी कि लिक्विड फिल्टर हो रहा है। अगर ऊपर कोनिकल पोर्शन में लिक्विड है और स्टेम खाली है तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस रुका हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। If none of the solvent is found suitable for crystallization, a combination of 2 or more immiscible solvents may be used. ये गलत है। immiscible solvent आप solvent extraction में यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में अगर दो सॉल्वेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना हो तो वो मिक्सेबल होने चाहिए, आपस में मिक्स हो सके, जैसे अल्कोहल और वाटर है। मिक्सेबल सॉल्वेंट होने चाहिए। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इमिक्सेबल इसमें गलत है। Fourth, solute distributes itself between two immiscible solvents, immiscible liquids in a constant ratio of concentration depending upon the amount of solvent added. False है। जो रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे या अमाउंट ऑफ solute पे या सैंपल पे डिपेंड नहीं। फॉल्स। Paper chromatography is a technique of partition chromatography. ठीक है, वो इसलिए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज वाटर होता है और जिस टेक्निक में स्टेशनरी फेज कोई लिक्विड हो उसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उसमें सम ऑफ क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने की और करने की जरूरत है। इसमें एक क्रोमेटोग्राम या क्वेश्चन नंबर 7 में डेवलप क्रोमेटोग्राम दिया हुआ है। ये डेवलप क्रोमेटोग्राम है, ये बेस टाइम है उसकी, ये अननोन मिक्सचर है, ये प्योर कंपोनेंट है ए बी सी और डी। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एक्स। आप देखेंगे एक्स में दो, इसका मतलब ये होगा कि एक्स में दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं।
ये जो स्पॉट है ये बी के बिल्कुल सामने है, ये बी है प्योर, और ये बी के सामने इसका मतलब एक्स से ए कंपोनेंट बी है, और दूसरा ये सी कंपोनेंट और ये भी सी कंपोनेंट है, एक ही लेवल में दोनों कंपोनेंट वो दो सेम होंगे, तो इसमें सी बी और सी एक्स के अंदर बी और सी कंपोनेंट मौजूद, और फिर पूछा गया कि ए बी सी डी चारों में से इम्प्योर कंपोनेंट कौन सा, जो डी है उसके सामने दो स्पॉट्स बन रहे हैं। अगर किसी कंपोनेंट के सामने दो स्पॉट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। D is not a pure component, it is composed of A and C. So D is impure component, it is basically combination of A and C, and X is combination of B and C. ये क्रोमेटोग्राम पेपर में इस तरह का आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा what is composition of X और कौन सा कंपोनेंट इम्प्योर। अगर किसी सैंपल के सामने तीन स्पॉट्स बन जाए तो इसका मतलब होगा कि उसमें तीन कंपोनेंट है। यहाँ पे एक्स के सामने दो कंपोनेंट, दो स्पॉट्स बन रहे हैं, एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। ए के सामने एक बन रहा है, ए इज प्योर कंपोनेंट, बी इज आल्सो ए प्योर कंपोनेंट, सी इज आल्सो ए प्योर कंपोनेंट, D is the combination of A and C, two components. Question number 5. इसकी स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। A water insoluble organic compound. इस क्वेश्चन की सबसे अहम बात यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल है। A water insoluble organic compound, aspirin, is prepared by the reaction of salicylic acid with a mixture of acetic acid and acetic anhydride. ये एस्पिरिन बनाने के लिए दो कंपोनेंट मिलाए जाते हैं। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में आप बनाएंगे। How will you separate the product from reaction mixture? एस्पिरिन बन चुकी है और वो इनसॉल्युबल है, आप उसे अलग कैसे करेंगे? तो अगर तो एक लाइन में इसका जवाब देना हो तो उसका जवाब है कि इसको फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट करेंगे। आपने पढ़ा था कि वाटर इनसॉल्युबल या ऐसे कंपोनेंट जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स हों किसी लिक्विड में, उसे सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन से। तो अगर एक लफ्ज में जवाब देना हो तो जवाब है बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन अगर डिटेल बतानी हो, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो आप कहेंगे कि एस्पिरिन इज वाटर इनसॉल्युबल, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिक्सचर, ये जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें एसिटिक एसिड भी है, सैलिसिलिक एसिड भी है, वाटर भी है, एस्पिरिन भी है। मिक्सचर इज poured on to a filter paper or Bush crucible. एस्पिरिन रिमेन्स एज रेसिड्यू। एस्पिरिन उसमें बताया हुआ कि इनसॉल्युबल है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। द अनरिएक्टिव सॉल्युबल कंपोनेंट्स गो इनटू द फिल्ट्रेट। तो आप ये रिएक्शन मिक्सचर फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे, पेपर और फनल के तरीके से या बुश क्रूसिबल के तरीके से। इनसॉल्युबल कंपोनेंट रेसिड्यू के तौर पे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और सॉल्युबल कंपोनेंट्स जैसा कि एसिटिक एसिड वगैरह को सॉल्यूशन फॉर्म में फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। 6 क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट गौर से पढ़ने की जरूरत है। A solid organic compound is soluble in water as well as chloroform. क्लोरोफॉर्म और वाटर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, और एक कंपाउंड है जो क्लोरोफॉर्म में भी हल हो सकता है और पानी में भी हल हो सकता है, ये उसने बताया हुआ है। During its preparation it remains in the atmosphere. वो कंपाउंड जब आपने बनाया है तो वो कंपाउंड सॉल्यूशन की शक्ल में बना है और वो एक्वस सॉल्यूशन है।
आपसे पूछा गया है कि उसे एक्वस सॉल्यूशन में से कैसे निकालेंगे। तो हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में, एक्वस सॉल्यूशन में से अगर किसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसमें कोई इमिसिबल सॉल्वेंट डालें जिसमें वो सैंपल ज्यादा सॉल्युबल हो। तो आप एक्वस सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म डालें, क्योंकि हमें उसने बताया हुआ क्लोरोफॉर्म में भी ये कंपाउंड सॉल्युबल है। क्लोरोफॉर्म पानी के साथ इमिसिबल है। एक्वस सॉल्यूशन सेपरेटिंग फनल में डाल के उसमें क्लोरोफॉर्म डालें, उसे अच्छी तरह शेक करें, शेक इट वेल। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस लेयर से क्लोरोफॉर्म में चला जाएगा। शेक करने के बाद उसे इट इज अलाउड टू स्टैंड, थोड़ी देर के लिए उसे सेपरेटिंग फनल को स्टैंड में कस दें, रोक दें, ताकि दोनों लेयर्स अलग हो जाएं। क्लोरोफॉर्म लेयर को अलग कर लें, एक्वस लेयर को अलग कर लें। ज्यादातर कंपाउंड क्लोरोफॉर्म लेयर में जा चुका होगा। जो एक्वस लेयर है उसमें दोबारा क्लोरोफॉर्म डाल के फिर शेक करके फिर एक्वस लेयर को अलग करें और क्लोरोफॉर्म लेयर को अलग, तो 2-3 दफा ये अमल दोहराएं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड विल गो फ्रॉम एक्वस लेयर टू क्लोरोफॉर्म, और फिर आप क्लोरोफॉर्म को वेपोरेट करना चाहें तो वेपोरेट कर लें, या उसने हमें कहा है कि कंपाउंड को एक्वस से क्लोरोफॉर्म में कैसे ट्रांसफर करेंगे। एक लफ्ज में इस क्वेश्चन का जवाब है बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और प्रोसीजर उसका क्या है कि पहले एक्वस लेयर सेपरेटिंग फनल में डालें, उसमें क्लोरोफॉर्म डालें, अच्छी तरह शेक करें, तो स्टैंड के अंदर इसे रख के इट इज अलाउड टू स्टैंड so as to separate the two layers. Compound goes into the chloroform layer, it is separated and process is repeated 2 or 3 times. ये एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस थे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं, मसलन क्वेश्चन नंबर 4 characteristics why there is need to crystallize the crude product, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्यूरिफिकेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। 5th करवा दिया, 6th करवा दिया, 7th हो गया। 8th क्वेश्चन जो है उसमें भी हमने पढ़ा था कि जितनी दफा ज्यादा आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे ज्यादा कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा। और राइट ऑन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट 9th क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं। और 10th मिक्सचर ऑफ इंक्स को कैसे सेपरेट करेंगे ये कल हम कर चुके हैं। तो ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज थी। ज्यादा इम्कान है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कम से कम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्टली टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से एमसीक्यू देते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन 5 एमसीक्यू के अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर्स देख सकते हैं पुराने, उसमें जो पूछे गए। तो ये सेकंड चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट विद गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर। आप जानते हैं कि मैटर 4 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। मैटर जो है इट एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। चारों के बारे में एक एक खास बात आपको याद रखना है। सॉलिड स्टेट की खूबी ये है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो चीजें पाई जाती हैं उसमें सॉलिड ज्यादा है।
most abundant state of matter around us is solid. Most abundant state of matter in universe is plasma state. यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्लाज्मा है. गैस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर. और लिक्विड के बारे में सबसे स्पेशल बात है, लिक्विड is the least abundant state of matter in universe. अगर आप केयरलेसली सुन रहे हो तो आप कहेंगे ये कितना बोल दिया कि हम तो कहते हैं कि जमीन की सतह पे 70% वाटर है और यहाँ हम कह रहे हैं कि इट इज लीस्ट अबंडेंट स्टेट. तो गौर से सुनने की जरूरत है कि लिक्विड स्टेट इज द लीस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स बिकॉज लिक्विड स्टेट कैन एग्जिस्ट in a narrow range of temperature. इसकी वजह यह है कि लिक्विड स्टेट दो फिक्स टेम्परेचर्स के दरमियान पाई जाती है. वो फिक्स टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर करते हैं तो लिक्विड स्टेट सॉलिड में चेंज हो जाती है. बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा करते हैं तो लिक्विड स्टेट गैस में चेंज हो जाती है. For example, water can exist in liquid state between 0 to 100 degree centigrade. 0 से कम -1, -10, -100, -200 सारी सॉलिड स्टेट होती है. और 100 से ज्यादा 101, 102, 110, 200, 400, 500, 1000 डिग्री सारी गैसियस स्टेट. Liquid state can exist between freezing point and boiling point in a narrow range of temperature. इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि why liquid state is least abundant? Because it can exist in a narrow range of temperature between freezing point and boiling point. और most abundant state of matter is plasma. कायनात में ज्यादातर more than 99% of universe is plasma. ये सारे सितारे प्लाज्मा है. सूरज भी बॉल ऑफ प्लाज्मा है. तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्लाज्मा स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है. कल हम जनरल प्रॉपर्टीज गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को गैसियस स्टेट को हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो आप SMS करके ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और मेरे तक पहुंचेगा तो आपको